अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कद्दस खालिद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है अर्थक्वेक। वी विल डिस्कस अबाउट अर्थक्वेक। तो आज हमने अर्थक्वेक के बारे में जानना है। अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक क्यों पैदा होता है, इसकी काजेज़ क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसका मुतालिया कैसे किया जाता है। ठीक है ना। तो आज के टॉपिक में ये सारे पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में आता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को उर्दू ज़ुबान में ज़लज़ला कहते हैं। ज़लज़ले का मतलब ज़मीन में हरकत का पैदा होना। ज़लज़ला ज़मीन की इन हरकत को कहते हैं जिनकी वजह से ज़मीन में जंबश पैदा होती है। यानी कि जंबश पैदा होना, ज़मीन में वाइब्रेशन पैदा होना, थरथराहट का पैदा होना। ओके। और जब ये थरथराहट पैदा होती है, यानी कि ये जंबश वाइब्रेशन पैदा होती है, तो हमारी ज़मीन आगे पीछे या ऊपर नीचे की तरफ हरकत करना शुरू कर देती है। तो इन हरकत की वजह से ज़मीन के कुछ हिस्से तो ऊपर उभर आते हैं, लेकिन कुछ हिस्से नीचे दब जाते हैं। ठीक है ना, नीचे की तरफ धंस जाते हैं। इसके अलावा बाज़ात किसी पहाड़ी इलाके में किसी बड़े तोदे के फिसलने से, तोदा मतलब पहाड़ का एक, यानी कि लगा लो पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है ना, उसके टूटने से या सिरकने से या फिसलने से भी ज़लज़ले पैदा होते हैं। तो ये ज़लज़ले जैसे भी पैदा हों, ये हमारे लिए तबाही का सबब बनते हैं। ये हमें फाइनेंशली तबाही का भी शिकार कर सकते हैं। उसके अलावा हमें जानी नुकसान भी हो सकता है, और इसके अलावा हर तरह के नुकसान का सबब बनते हैं। ये ज़लज़ले कभी भी हमारे लिए मददगार साबित नहीं हो सकते, कभी भी हमारे लिए सही साबित नहीं होते। ये हमेशा तबाही का सबब बनते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काजेज़ ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की वजूहात, ज़लज़ले की वजह, किस वजह से ज़लज़ले पैदा होते हैं। तो उसमें सबसे पहली जो कंडीशन आती है वो है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। उसके बाद सेकंड कंडीशन है वोल्केनिक अर्थक्वेक। उसके बाद है थर्ड कंडीशन अर्थक्वेक ड्यू टू एटॉमिक एक्सप्लोजन। टेक्टोनिक अर्थक्वेक का मतलब है ज़मीन की हरकत से पैदा होने वाले ज़लज़ले, यानी कि ज़मीन के अंदर कुछ ऐसी हरकत पैदा होती हैं जिसकी वजह से ये ज़लज़ले रोनमा होते हैं। ज़मीन की ये हरकत अमूदी या मतवाज़ी हो सकती हैं, क्योंकि इन हरकत की वजह से ज़मीन के बहुत से हिस्सों में दरारें पड़ जाती हैं। ज़मीन के कुछ हिस्से दब जाते हैं, कुछ हिस्से ऊपर उभर आते हैं। मगर ये हरकत पैदा कब होती हैं? ये हरकत उस वक्त पैदा होती हैं जब ज़मीन के अंदर मौजूद प्लेट्स आपस में टकराती हैं। और ये प्लेट्स कब टकराती हैं? ये प्लेट्स उस वक्त टकराती हैं जब ज़मीन पर सूरज की शुआएं पड़ती हैं और ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। ज़मीन के बहुत ज़्यादा गर्म हो जाने की वजह से ज़मीन के अंदर मौजूद प्लेट्स आपस में टकराती हैं। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, इन प्लेट्स के टकराने की वजह से ये ज़लज़ले पैदा होते हैं। उसके बाद है वोल्केनिक। वोल्केनिक का मतलब है आतिशफ़शां, यानी कि आतिशफ़शानी ज़लज़ले। आतिशफ़शानी ज़लज़ले कब रोनमा होते हैं? आतिशफ़शानी ज़लज़ले उस वक्त रोनमा होते हैं जब किसी बड़े पहाड़ पर ये आप लोगों ने सुना होगा कि आतिशफ़शां पहाड़ फटते हैं। आतिशफ़शां पहाड़ होते हैं आग जिनमें से निकलती है। अक्सर सुना होगा, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि ये फ़लाँ जगह पर आतिशफ़शां पहाड़ फटा और उसमें से लावा निकलना शुरू हो गया। तो वो पहाड़ जितनी ज़्यादा यानी कि प्रेशर से फटता है, उसकी वजह से जो आवाज़ पैदा होती है, जो थरथराहट पैदा होती है, उस वजह से भी ज़लज़ले रोनमा होते हैं। तो आतिशफ़शां पहाड़ के फटने से, उसमें से जब लावा निकल रहा होता है ना, तो उस वक्त जो हरकत पैदा होती हैं, उस वजह से ये ज़लज़ले पैदा होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद थर्ड कंडीशन आ गई हमारी अर्थक्वेक ड्यू टू एटॉमिक एक्सप्लोजन।
तो इसका मतलब है ज़मीन दोज़ एटमी धमाका से पैदा होने वाले ज़लज़ले, यानी कि ज़मीन के अंदर एटमी धमाके से पैदा होने वाले ज़लज़ले, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आजकल बहुत से ममालिक में ज़मीन के अंदर जाके एटमी तजुर्बात किए जाते हैं, जिनके असरात ज़लज़लों की सूरत में हम दुनिया में देखते हैं, ठीक है ना। ज़मीन के अंदर वो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ज़मीन के ऊपर रहकर अगर ये तजुर्बात किए जाए तो ये ज़्यादा तबाही का सबब बन सकते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादातर ज़मीन के अंदर जाके ये तजुर्बात किए जाते हैं। ज़मीन के अंदर भी तबाही का सबब बनते हैं, लेकिन अगर ऊपर रहकर किए जाए तो ज़्यादा तबाही का सबब बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गई ज़लज़ले की वजूहात। अब हमने देखना है कि इसकी टाइप्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक मतलब कि इसकी इकसाम है, ये कितनी इकसाम का हो सकता है। तो स्टूडेंट, इसकी 3 इकसाम हैं। सबसे पहले है पी वेव्स, उसके बाद है एस वेव्स और उसके बाद है एल वेव्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, इसकी टाइप्स से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये ज़मीन से कई मील दूर नीचे पैदा होते हैं ये ज़लज़ले, ठीक है। मगर जहाँ से ये ज़लज़ला शुरू होता है उसे हम फोकस पॉइंट इसका कहते हैं, ठीक है ना। उसे फोकस पॉइंट इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि उस पॉइंट से ये ज़लज़ला शुरू हो रहा होता है, इसे वहाँ से लहरें इसकी निकल रही होती हैं और हर अतराफ़ में फैल रही होती हैं। इस मुकाम को हम एपिसेंटर भी कहते हैं। एपिसेंटर मतलब ज़लज़ला शुरू होने का मुकाम। और इस मुकाम पर वो जो लहरें होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी होती है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हरकत कर रही होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चारों तरफ फैल रही होती हैं। तो ये लहरें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सफ़र करती है, जिसमें सबसे पहला आ गई है पी वेव्स। पी वेव्स का मतलब है इब्तदाई लहरें। इन्हें इब्तदाई लहरों के नाम से भी जाना जाता है। ये लहरें जो होती है ये आवाज़ की लहरों से मुताबिकत रखती हैं, यानी कि जितनी ज़्यादा आवाज़ पैदा होती है उतनी ज़्यादा थरथराहट पैदा होती है, वाइब्रेशन पैदा होती है, जंबश पैदा होती है, ठीक है। मगर ये जो लहरें होती हैं ये ठोस और माया मादों से बहुत आसानी से गुज़र जाती हैं और इनकी औसत रफ्तार तकरीबन 8 किलोमीटर फ़ी सेकंड होती है। एस वेव्स मीन इन्हें सेकेंडरी लहरें कहा जाता है। ये दूसरी किस्म है और ये रोशनी की लहरों की मानद चलती हैं और इनकी औसत रफ्तार तकरीबन 4.5 किलोमीटर फ़ी सेकंड होती है। तो उसके बाद लास्ट पे आ गई हमारी एल वेव्स। एल वेव्स ये ज़लज़ले की लहरों की तकरीबन तीसरी किस्म है, ठीक है ना। इनकी रफ्तार तो सबसे ज़्यादा होती है मगर ये ज़्यादा गहराई तक नहीं जा सकती। जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो पी वेव्स होती हैं ना ये 8 किलोमीटर फ़ी सेकंड की रफ्तार से सफ़र करती हैं, जबकि उसी की निस्बत ऐसी इक़साम की जो लहरें होती है वही फ़ासला 25 मिनट में तय करती हैं। कुछ माहिरीन का तो ये भी ख्याल है कि ये जो ज़लज़ले की लहरें होती हैं जब ये ज़मीन के मुख्तलिफ़ कसाफत वाले हिस्सों से गुज़रती हैं तो ये बिल्कुल सीधी सफ़र नहीं कर सकती। इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के खम रोनमा हो जाते हैं और ये खम ज़मीन के कसाफती इख्तलाफ के बाइस रोनमा होते हैं। मगर जब ये खम रोनमा होते हैं तो ज़मीन के अंदर वाले हिस्सों में ना एक ख़ास किस्म का खित्ता या इलाका कह लो, उसकी निशानदही हो जाती है। उस इलाके या खित्ते की निशानदही की वजह से इसे हम शैडो जोन कहते हैं और इस शैडो जोन में बहुत कम की लहरें बहुत कम असरअंदाज होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारी थी वेव्स, मगर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम इसका मुतालिया कैसे करते हैं। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, हम इसका मुतालिया कैसे कर सकते हैं, यानी कि ज़लज़लों का मुतालिया। तो मुतालिया करने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो है वो है सेस्मोग्राफ।
यानी कि ज़लज़ले के मरकज़ से पैदा होने वाली लहरों को, यानी जिस मुकाम से ज़लज़ला पैदा होता है वहाँ से जो लहरें पैदा होती हैं ना, तो उसे हम किसी एक आले की मदद से मालूम करते हैं। इस आले को हम सेस्मोग्राफ कहते हैं। इस आले की वजह से हमें ज़लज़ले की इंटेंसिटी का पता चल जाता है कि फ़लाँ मुकाम पर कितना ज़्यादा ज़लज़ला आया था, कितनी शिद्दत से ज़लज़ला आया था, ठीक है। मगर इसके अलावा ये अभी कुछ देर पहले ही एक आला रिलीज़ हुआ है, उसे हम सेस्मोमीटर कहते हैं। सेस्मोमीटर की मदद से हम हल्के से हल्के ज़लज़ले को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेस्मोग्राफ की वजह कि इस मुताले से तो हम एक बड़े पैमाने पर ज़लज़ले को रिकॉर्ड करते थे, लेकिन जो सेस्मोमीटर है उसे हम हल्के से हल्के ज़लज़ले को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ज़लज़ले की इंटेंसिटी का अंदाज़ा तो वैसे हम जानी और माली नुकसान से भी लगा लेते हैं, मगर ये जो आला इस्तेमाल किया जा रहा है ज़लज़ले की पैमाइश करने के लिए, इसमें इकाइयाँ मौजूद होती हैं, ठीक है। इसमें 1 इकाई से लेकर 12 तक की इकाई शुमार होती है। 1 इकाई का मतलब है मामूली नौइयत का ज़लज़ला, बिल्कुल हल्का सा ज़लज़ला, जबकि 12 दर्जे की शिद्दत से मुराद ज़लज़ले, जब 12 की इकाई पर ज़लज़ला आ जाए तो इससे हमें ये अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे पूरी तबाही हो जाएगी। फ़िलहाल अभी तक तो इस ग्रेड पर ज़लज़ला नहीं आया, क्योंकि ये ज़लज़ले की सबसे हाई शिद्दत है, यानी कि दर्जा हरारत, सबसे हाई दर्जा हरारत है ज़लज़ले का। इससे मुराद हर तरफ तबाही ही तबाही है। उसके अलावा मैंने एक और भी स्केल बताया है, ये है रिचर्ड स्केल। ये रिचर्ड स्केल पाकिस्तान में ज़लज़ले की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो रिचर्ड है ना, ये एक जर्मन के साइंसदान का नेम था, ठीक है ना। CF रिचर्ड उसका नेम था, उसने ये स्केल बनाया था, उसी ने ईजाद किया था, तो उसने अपने नेम से ही इसका नेम रखा था रिचर्ड स्केल। और इस स्केल में जो 0 इकाई है वो हल्के से हल्के ज़लज़ले के लिए, मगर जो 9 की इकाई है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत के ज़लज़ले के लिए इस्तेमाल की जाती है। शदीद तरीन ज़लज़ला, बहुत ज़्यादा ज़लज़ला, तबाही वाला ज़लज़ले के लिए ये इकाई यूज़ होती है। आमतौर पर तो ज़लज़ले ज़मीन से तकरीबन 15 मील नीचे नमूदार होते हैं, तकरीबन 5 से 15 मील नीचे नमूदार होते हैं। मगर बाज़ जगहों पर ज़लज़ले की वो जो मरकज़ी मुकाम होता है उससे ये अंदाज़ा लगाया गया है कि ये 20 मील नीचे भी पैदा होता है। तो स्टूडेंट्स, ज़लज़ला जिस भी नौइयत का हो, ये हमारे लिए कभी भी अच्छा साबित नहीं हुआ। ज़लज़ले की वजह से हमारी बिल्डिंग्स तबाह हो जाती हैं, हमें फाइनेंशली बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हमें जानी नुकसान होता है, माल मवेशियों को भी नुकसान पहुंचता है। तो इन ज़लज़ले से बचने के लिए हमें कुछ हिफाजती इक़दाम भी करने चाहिए। जब ज़लज़ला आए तो हमें ज़मीन पर बैठ जाना चाहिए। अगर हम खड़े हैं, किसी जगह पर खड़े हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नीचे बैठ जाएं। अगर हम किसी बिल्डिंग्स में मौजूद हैं या कुछ ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर हमें लग रहा है कि ये चीज़ हमारी हिफाजत कर सकती है, तो हम उसके नीचे छुप सकते हैं। हम टेबल्स के नीचे छुप सकते हैं। टेबल्स के नीचे इस तरीके से छुप सकते हैं, अगर वो टेबल्स काफ़ी ज़्यादा हैवी है, मगर ऊपर से अगर कोई चीज़ गिरे भी तो वो टेबल टूटे ना। और उसके अलावा आजकल हमें ज़लज़ले आने से पहले ही आगाही दे दी जाती है। मोबाइल्स में मुख्तलिफ़ ऐप आ गई हैं, तो हमें चाहिए कि अपने मोबाइल्स में ये ऐप ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी ज़लज़ले वगैरह आने का ख़दशा हो तो ये ऐप्स हमें पहले ही आगाह कर दें, तो हम एक हिफाजती मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा होगा।